नमस्कार, आप देख रहे हो हड़मी टीवी भारत। बहराइच से बड़ी खबर। चिलवारिया चीनी मिल को सरकार ने दिवालिया घोषित कर दिया है। इससे लगभग 20,000 किसानों को 103 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया अटका हुआ है। गोंडा बहराइच मार्ग पर स्थित इस मिल पर गन्ना पेराई पर रोक लगा दी गई है। किसानों को अब गन्ना बेचने के लिए आसपास की अन्य मिलों में जाने की सलाह दी गई है। जिला गन्ना अधिकारी आनंद शुक्ला ने बताया है कि मामला NCLT कोर्ट में लंबित है। मंगलवार को आखिरी फैसला आने की संभावना है और कोर्ट के निर्णय के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले 2 साल से घाटे में चल रही इस मिल के दिवालियापन के बाद सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाया है। हम इस मामले की आगे की जानकारी देंगे, आप देखते रहिए। किसानों को अपना गन्ना बेचने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस पे क्या? देखिए, जो सिंभावली सीवर मिल चिलवरिया की है, ये पिछले लगभग 12 से 15 वर्षों से करीब ये घाटे में ही चल रही थी। इसको बहुत अधिक हद तक सुधारने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया गया। जो पहले 5-6 सालों का जो बकाया हुआ करता था, उसको घटा करके 2 सालों पर लाया गया। यहाँ तक कि पिछले साल में जब CIRP प्रोसेस शुरू हुआ और यहाँ पर रिसीवर नियुक्त किए गए, उनके द्वारा भी मैनेजमेंट के माध्यम से जब चीनी मिल को चनाले का उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब बकाया पहले से कहीं अधिक बढ़ गया, तब जितने क्रेडिटर्स हैं वो सभी लोग NCLT में गए और अब इस चीनी मिल को लिक्विडेशन के प्रोसेस में लाया जाएगा। अगले 150 से 180 दिनों के भीतर NCLT का आर्डर आ जाएगा और लिक्विडेशन के माध्यम से जो भी उसकी संपत्ति होगी, उसके माध्यम से किसानों के मूल्य का जो भी बकाया का जो भुगतान है उसको कराया जाएगा। जो बैंकों की देनदारी है उसको भी पूरा उसका भुगतान कराया जाएगा और आगे ये चीनी मिल अच्छी तरीके से चल सके, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने किसान हित में जो चिलोरिया चीनी मिल के गन्ना किसान थे, जो चिलोरिया पे अपना गन्ना सप्लाई करते थे और 1 साल सप्लाई करने के बाद अगले साल उनका भुगतान मिलता था या 2 साल तक बाकी रह गया, उन किसानों के हित में इस साल चिलोरिया चीनी मिल को कोई भी गन्ना आवंटित नहीं किया और ऐसी फैक्ट्रियां जो समयांतर्गत भुगतान करती हैं उनको गन्ना आवंटित किया गया, जिससे उनकी गन्ने की खरीद समय से होगी और उनका भुगतान समय से होगा। रही बात बकाया भुगतान की, तो बकाया भुगतान के संदर्भ में माननीय NCLT नई दिल्ली में कोर्ट केस विचाराधीन है, जिसमें आज भी सुनवाई हुई है और मंगलवार को फाइनल हियरिंग के लिए कोर्ट में केस को लगाया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णयादेश के क्रम में भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। इस समस्या को लेकर क्या किसानों से वार्ता हुई कि किसान लगातार जो हमारे पास काफी किसानों का फोन आया। किसानों ने इस बात के लिए भी धन्यवाद दिया है कि जिस कुचक्र में वो फंसे हुए थे वहां से उन्हें मुक्ति मिली है और नया भुगतान उनको समयांतर्गत मिल जाएगा और पुराना भुगतान जो 12 सालों से चला आ रहा था वो किसी प्रक्रिया के अधीन माननीय कोर्ट में पहुंच चुका है। रामपुर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और सपा विधायक नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी की मुलाकात उनके रामपुर आवास पर हुई है और मुलाकात के बाद आजम खान ने कहा कि इरफान सोलंकी के साथ बहुत ज्यादती, अन्याय और अपमान हुआ है और यह सब अभी भी जारी है। उन्होंने आगे कहा कि लूटे हुए लोगों से मिलकर उन्हें तसल्ली मिलती है। इरफान सोलंकी ने आजम खान को पिता समान बताया। इस मुलाकात को राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय माना जा रहा है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे वालिद की तरह हैं अखिलेश जी सबको। और अच्छा, अखिलेश जी को क्यों नहीं पता होगी? आज आपकी मुलाकात ये वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, मेरे वालिद की तरह हैं। जो मेरे साथ हुआ, जो उनके साथ हुआ, तो आज मिल के बात करने आए। हमारी बेगम भी आई हैं, विधायका जी भी आए, सभी आए, चाचा लोग भी आए। आए गुले फसुर्रा लगा लूं तुझे गले, आए गुले फसुर्रा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। तो बहार में लुटे हुए लोग
कभी आ जाते हैं, अच्छा लगता है। उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई, बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ, और ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, तो सब कुछ जारी है। हम लोग बरी थोड़ी हुए हैं। अब आप गौर कीजिए, 4 नवंबर 2016 को एक मल्टी स्टोरी कॉलोनी डीएम अलॉट करते हैं। इस इमारत को बनने में तकरीबन 1.5 बरस लगा। वो जमीन सरकार की थी, सरकार ने उस जमीन पर कब्जा लिया, उस पर इमारत बनी, और उसके बाद उसका अलॉटमेंट हुआ, लोगों ने कब्जा लिया। याद रखिएगा सब साहिबान, बताने के लिए लोगों को, 4 नवंबर 2016 को बनी हुई हजारों लोगों की कॉलोनी अलॉट हो गई 4 नवंबर 2016 को, और 3 बरस के बाद एक रपट लिखी जाती है कि 6 नवंबर 2016 को हमारे घर गिराकर हमारी मुर्गी, बकरी और पायल लूट ली गई। 3 साल बाद, कॉलोनियां बंटने के 2 दिन बाद। क्या ये संभव है? ऐसा तो ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। और उसमें हमें 21 बरस की सजा हुई है और 36 लाख रुपए का जुर्माना। आज इरफान सोलंकी और उनकी धर्मपत्नी आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो यही तो दास्तान है उनकी भी। मेरी तरह से तू भी लुटा है बाहर में। आज की इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात जैसे सब कुछ कहिए। राजनीतिक लोग जब मिलते हैं तो जाहिर है राजनीतिक मकसद भी होते हैं, जाती ताल्लुकात तो हैं ही हमारे। उनके वालिद मोहतरम से, मरहूम से बहुत अच्छे रिश्ते थे। और आपको आज एक ऐतिहासिक बात ये भी बता दें कि सोलंकी साहब का जब इंतकाल हुआ और मैं उनके जनाजे में शरीक हुआ, तो मेरी जिंदगी का वो अकेला जनाजा था जिसका खत्म होता हुआ हिस्सा मैंने नहीं देखा, दूसरा छोर ही नहीं देखा। इतना बड़ा जनाजे का जुलूस था। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिसके जनाजे में 40 लोग शरीक हों उसे जन्नती गई, और ऐसा शख्स जिसके साथ इतनी बड़ी तादाद हो जी। शुक्रिया भाई। लखनऊ से बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर शुरू होने वाले नए कार्यक्रम टैलेंट हैंड एंड प्रोग्राम की जानकारी दी। हरिशंकर गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिभा खोजने के लिए है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर अच्छे वक्ता और सोशल मीडिया की जानकार लोगों को ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हर स्तर पर कांग्रेस की नीति और इतिहास में विश्वास रखने वाले लोग जोड़ेंगे ताकि वर्तमान राजनीतिक जानकारियां जुटाई जा सके और बसपा के दुष्प्रचार को बचाव किया जा सके। यह पहल कांग्रेस के पुराने इतिहास और नीतियों को समझने और संजोने की दिशा में की जा रही है। ये बात के लिए भागवत ने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानियों का अस्तित्व मुसलमानों के बगैर नहीं है। हमें सर्व धर्मों में विश्वास करना है, सबको साथ में के चलना है। लेकिन एक घंटे के बाद में उन्हीं के नेता इस बात को खंडन करते हैं, जहर घोलते हैं, गालियां देते हैं, झगड़े करवाते हैं, लड़ाइयां करवाते हैं। तो ये विभाजन की पॉलिटिक्स उनकी है। इस राजनीति के अंदर ये देश की जनता बहुत पहले से समझी है और ज्यादा समझ चुकी है। कांग्रेस को उसका पर्दाफाश करना है, जिस काम में राहुल गांधी लगे हुए हैं, हमारा नेतृत्व लगा हुआ है, और ये हम कामयाब होंगे इसमें, और बीजेपी का पर्दाफाश होगा। क्या मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? इधर देखिए, आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, जिसके अंदर सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कांग्रेस कमेटी ने और राहुल गांधी जी ने बहुत ही एक उत्तेजक और उत्साहवर्धक कार्यक्रम देश के अंदर शुरू किया है, जिसका नाम हमने दिया है टैलेंट हंट प्रोग्राम, प्रतिभा खोजने का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम लोग जिला स्तर तक AICC से स्टार्ट करके प्रदेश, रीजनल और जिला स्तर तक
जो अच्छे वक्ता प्रवक्ता और सोशल मीडिया के जानकार लोग जो हैं उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जिनके साथ में इंटरव्यू होंगे, साक्षात्कार होंगे, और उसके बाद में हर लेवल पर हम लोग कांग्रेस की नीति में विश्वास करने वाले, इतिहास को जानने वाले लोग, ताज़ा जो वर्तमान की जानकारियां जो है, राजनीतिक जानकारियां या दूसरी जानकारियों को रखने वाले लोग, उनके माध्यम से हम लोग ये जो आज दुष्प्रचार भाजपा की तरफ से चलाया जा रहा है, भाजपा की तरफ से इतिहास को बदलने की एक नापाक साजिश हो रही है, इसका मुकाबला करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। जो भाजपा जिसका इतिहास नहीं है और जिसका इतिहास हमेशा विभाजन का रहा है, वो भाजपा एक झूठा इतिहास गढ़ के लोगों पर थोपना चाहती है। ये सबसे खतरनाक बात देश के लिए ये है, देश की जनता के लिए है, विशेष रूप से हमारे नौजवानों के लिए है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को नहीं देखा, जिनको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में मालूम नहीं है, कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियां की हैं उसके बारे में मालूम नहीं है। ये तमाम जानकारियां उन लोगों को रहेगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके माध्यम से पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सबसे निचले पायदान तक इस जानकारियों को ले जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। बीजेपी का कहना यही है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हिंदुस्तान का जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं मेरी जो है संरक्षक उसमें रही है। कांग्रेस के जो बाद के जो मुद्दे आए हैं उसको जो है उजागर करने की कोशिश कर रही है वो। देखिए, उसके झूठ का मुकाबला तो भगवान भी नहीं कर सकता है। झूठ बोलने में महारत और माहिर हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये जब से उनका गठन हुआ है आरएसएस का और उसके बाद बीजेपी का, तब से लगातार वो इसी प्रोग्राम के ऊपर चल रहे हैं। आज तो वो सावरकर को भी देशभक्त बता रहे हैं, जबकि दुनिया भर की खबरें चल रही हैं। गोडसे को अपना भगवान मानते हैं, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। ये तो झूठ का, आज मोदी जी हर मिनट के अंदर, हर भाषण के अंदर कोई बात ऐसी कह देते हैं जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं होता है, जो सिर्फ झूठ के ऊपर आधारित होती है। उनके नेता ये बात कह देते हैं। उनका तो लक्ष्य ये है कि देश को किसी न किसी तरीके से विभाजित करें, ताकि बाहरी शक्तियां आकर इसको गुलाम बना लें। अभी बीजेपी के एक बड़े नेता ने जो ऐलान की बात कही है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि कांग्रेस ने सिर्फ जो है मुसलमानों को, दलितों को बांटने की कोशिश करी है, मगर हमने जो है जोड़ने की कोशिश करी है, मगर कांग्रेस कहने की जोड़ने की कोशिश नहीं कर पा रही, इसलिए जो है आरोप लगाती है। देखिए, बीजेपी जो है वो रईसों की पार्टी है, धन्ना सेठों की पार्टी आज से नहीं, शुरू से है। जानकार लोगों से पूछिए, वो बताएंगे इस बात के लिए कि उनके साथ में कौन लोग जुड़े रहते थे। और आज भी वही बात है। कांग्रेस मुसलमान की बात नहीं है, दलित की बात नहीं है। कांग्रेस का मंच एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर आपको हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब समान रूप से उस मंच पर नजर आएंगे, कार्य करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी में क्यों नहीं नजर आता? एक आदमी आपको, जितना मैंने आपको बताया, इसमें से एक आदमी आपको उनके मंच पर नहीं मिलता। चुनाव का टिकट वो नहीं देते, महिलाओं के वो सख्त खिलाफ हैं, और जो भी जुमले वो कहते हैं उससे एक मिनट में पलट जाते हैं। सुबह उनके प्रवक्ता, उनके वक्ता, उनके नेता पूरे देश के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं, और शाम कर उठकर उनके जो बड़े नेता हैं, या आरएसएस के नेता हैं, भागवत जी हैं या दूसरे लोग हैं, उसका खंडन करते हैं। इस ढंग से बात करते हैं भागवत जी जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के बिना हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है। कन्नौज से खबर। छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक भवनदार खड़ा हो गया है। हाईवे निर्माण के चलते महात्मा गांधी की प्रतिमा को हटाकर उसकी जगह बसपा विधायक अर्चना पंडे ने अपने पिता रामप्रकाश त्रिपाठी की प्रतिमा लगवाई। प्रतिमा का अनावरण मंत्री आसिम आरुन ने किया। वही महात्मा गांधी की प्रतिमा को कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रतिमा हटने के बाद जहां यहाँ लगी थी वहां गंदगी फैलाने का वीडियो सफाई कर्मचारियों ने बनाया, जिससे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। विरोध में सपा और कांग्रेस ने कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा को पूर्ववत जगह पर वापस लगाया जाए। महात्मा गांधी की प्रतिमा की जगह कोई और प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। यहाँ हमारे इतिहास और सम्मान का मामला है। छिबरामऊ क्षेत्र का यह मामला अभी भी राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। देखिए, जो गांधी जी का जो अपमान हुआ है आज, और
कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला दिन भी है कि गांधी जी की प्रतिमा को हटाकर एक ऐसी जगह लगा दिया गया जहाँ चारों गंदगी का अंबार है। अभी आप फोटो लगा देना इनकी, गांधी जी का अंबार लगा हुआ चारों, और पश्चिम बाईपास में इनकी मूर्ति रखी हुई थी, यही मूर्ति थी, उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। तो हम लोग केवल इसीलिए बैठे हुए धरने पे कि क्या गांधी जी केवल जेबों में अच्छे लगते हैं, नोटों पे छपे हुए? क्या गांधी जी की दिल में जगह नहीं है कोई? गांधी जी ने क्या कुछ संघर्ष नहीं किया है? तो गांधी जी को हटाकर किसी को भी बिठाल दिया जाए वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अगर आपको बैठालने था तो गांधी जी की प्रतिमा ऊंची कर देते, उनके नीचे लगा देते, दोनों की एडजस्ट हो सकती थी। और रही बात इसकी कि कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि साहब आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कोई हमारे यहाँ से पूर्व विधायक रहा है, सहकारिता मंत्री रहा है, उसकी प्रतिमा लगाई गई है तो मुझे बुरा नहीं लगा है, लेकिन उसकी प्रतिमा ऐसी जगह लगाई जाती जहाँ से लोगों का भी कुछ भला हो जाता। एक शिवरा मुंह पार्क बनवा दिया जाता और उस पार्क में उनकी प्रतिमा लगा के उस प्रतिमा की देखरेख भी होती और पार्क भी अच्छा होता, और गांधी जी की जहाँ पे प्रतिमा लगी थी वहाँ सौंदर्यीकरण हो जाता। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का मानना यही है कि आप लोग जो किया है वो कहीं ना कहीं देश के साथ और प्रदेश के साथ धोखा है। कुछ भी हो, अभी पुलिस वाले हमें फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि आप धरना क्यों दे रहे हैं भाई? तो मैंने कहा मैं धरना केवल सांकेतिक दे रहा हूँ, इसलिए कि लोगों को जगाना चाहता हूँ। जो बहरे लोग बैठे हुए हैं सत्ता पे, कुर्सी पर, उन्हें केवल जगाना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों को गांधी जी जो नोट पे अच्छे लगते हैं, जो आप कमीशनों पे अच्छे लगते हैं, नोट पे लगते हैं अच्छे, कमीशनों पे अच्छे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं गांधी जी को दिल में भी रखना सीखिए, गांधी दिल में रखना सीखिए आप लोग। मैं बस उन्हें केवल जगाना चाहता हूँ। मांगे क्या है आपकी? मेरी केवल एक ही मांग है कि जहाँ पे प्रतिमा स्थापित थी वहीं पे उनकी प्रतिमा बड़ी अच्छी तरह से ऊंची करके लगाई जाए। मैं कहता हूँ उनकी सहकारिता मंत्री जी उनकी लगी रहे, इनकी प्रतिमा वहीं एडजस्ट की जाए बड़े ऊंचे करके, और जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है इस पार्क का सौंदर्यीकरण हो और एक शिवराम में अच्छा पार्क निर्माण हो जहाँ पे उनके नाम पे कुछ भी बनवा लो आप। उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती के बयान पर कि उनकी सरकार बनने पर मुसलमानों पर लगे फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया और भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। जो अपराधी और दोषी है, जिनकी अनैतिक गतिविधियों से संलिप्तता पाई जाती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। हमारे लिए अपराधी अपराधी है, दोषी दोषी। और उन्होंने आगे कहा कि सपने देखना सबका अधिकार है, पहले मायावती की सरकार तो आने दीजिए। बसपा के बीच यह बयानबाजी आगामी चुनावी सरगर्मियों को और गरमा सकती है और हम इस मामले की और आगे अपडेट्स देंगे। देखिए, सर जिस तरीके से मायावती जी का एक बयान आया है कि की कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई हम बंद करेंगे और जो मुसलमानों के जो फर्जी मुकदमे हुए हैं वो मुकदमे हम सारे वापस लिए जाएंगे। देश में प्रदेश में कानून का राज है और हमारी सरकार विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। हमारी सरकार किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देती। पुरानी सरकारों के समय जो अपराध होते थे, सरकारें अपराधियों के संरक्षण में खड़ी रही। हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है सरकार उसे करती है। समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी मुझे लगता नहीं कि अखिलेश वहाँ चुनाव कोई लड़ रहे हैं। अब जी बुलडोजर की जो कार्रवाई कह रहे हैं मायावती जी, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो बंद करेंगे। हमने कहा ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। हमने कहा जो अपराधी है, जो दोषी है, जो अनैतिक कामों में संलिप्तता जिनकी पाई जा रही है, सरकार उनके सब के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। तो क्या मुसलमानों पे फर्जी मुकदमे हो रहे हैं सर? ये मायावती जी कह रही हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए अपराधी अपराधी है, दोषी दोषी है। जो भी अनैतिक कामों में संलिप्तता जिसकी है, सबके खिलाफ करते हैं। क्या मुकदमे वापस ले दें? क्या सही है जो जिसमें से मायावती जी कह रही है कि हम उन पे जो फर्जी मुकदमे हैं वो वापस ले लेंगे? सपने देखने का अधिकार सबको है। अभी सरकार तो आने दो पहले। अखिलेश यादव कितना असर डालेगी बिहार में?
आप एक मिनट पूछे हुए टाइम लगा दीजिए। नहीं 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 सर सर जिस तरीके से मायावती जी का एक बयान आया है कि की कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई हम बंद करेंगे और जो मुसलमानों के जो फर्जी मुकदमे हुए हैं वो मुकदमे हम सारे वापस ले जाएंगे। देश में प्रदेश में कानून का राज है और हमारी सरकार विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई है। हमारी सरकार किसी अपराधी को संरक्षण नहीं दे रही। पुरानी सरकारों के समय जो अपराध होते थे, सरकारें अपराधियों के संरक्षण में खड़ी रही। हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है सरकार उसे कर समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी मुझे लगता नहीं कि अखिलेश वहाँ चुनाव को लड़ रहे हैं। अब जी बुलडोजर की जो कार्रवाई कह रहे हैं मायावती जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो बंद करेंगे। हमने कहा ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। हमने कहा जो अपराधी है, जो दोषी है, जो अनैतिक कामों में संलिप्तता जिनकी पाई जा रही है, सरकार उनके सब के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। तो क्या मुसलमानों पे फर्जी मुकदमे हो रहे हैं सर? ये मायावती जी कह रही है। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए अपराधी अपराधी है, दोषी दोषी है। जो भी अनैतिक कामों में संलिप्तता जिसकी है, सबके खिलाफ कर रहे हैं। क्या मुकदमे वापस ले दें? क्या सही है जो जिस तरह से मायावती जी कह रहे हैं कि हम उन पे जो फर्जी मुकदमे हैं वो वापस ले लेंगे? सपने देखने का अधिकार सबको है। अभी सरकार तो आने दो पहले। डालेगी बिहार में। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहो होम टीवी भारत।